रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रही हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। तो जनाब, आज बात करने से पहले हम कल की बात करेंगे, क्योंकि आज अगर हमारा बेहतर है और हम जिंदा हैं तो उसमें हमारे कहीं ना कहीं गुजरे हुए कल का बहुत हाथ होता है। कल हुआ ये कि इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले के झटके जो थे वो न सिर्फ इन 3 शहरों में बल्कि इसके अलावा कोहाट में, सरगोदा में, एबटाबाद में और दीगर शहरों में भी तवातुर के साथ महसूस किए गए। फिर हमने ये देखा कि खुशाब और चारसदा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा डीआई खान, बनो, हंगो, दियामेर, नौशेरा, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि शेखुपरा की तरफ आ जाए, पाकपतन हो, गुजरावाला हो, यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके लोगों ने बहुत बुरी तरह से महसूस किए। और फिर अक्सर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर खौफ व हिरास फैल जाता है। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि जो रिसर्च सामने आई, जो अपडेट सामने आई, इसके हवाले से बताया गया कि ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज जो था वो अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला रहा और गहराई जो थी ज़लज़ले की वो 213 किलोमीटर थी, वो बताई गई। और ये जो थी वो कल गुज़िश्ता रोज़ हमें नजर आई। हम दुआ को हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए अल्लाह ताला को कि उन्होंने हमें सही सलामत रखा, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म का माली नुकसान नहीं हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात कीजिए करें। वैसे तो आप लोग करते हैं और पाकिस्तानी कौम भी इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है, क्योंकि हमारे दीन का हिस्सा भी है। लेकिन जो सदका है वो बलाओं को और आफतों को टालता है और जो नेकियां हैं वो भी आपके लिए सदके की तरह ही शुमार होती हैं। वो नेकियां बज़ाहिर जो आप करके अक्सर औकात भूल भी जाती हैं और जिसका आप ये भी नहीं रखते कि इसका मुझे सवाब कितना मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करके रखें। इससे अल्लाह ताला आप लोगों की आफतें और आप लोगों की बलाएं टालता है। और अगर आप कभी भूल जाएं, अक्सर मैंने सुना है कि पानी का सदका जो है और हवा का सदका वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, गंदम का सदका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पानी और हवा के जो सदके हैं ना, जिन्हें मैंने सुना है, पानी से मुराद ये कि कहीं आप कहीं सूखा दरख्त देख रहे हैं, वो कोई ग्रीन बेल्ट है जहां पर कई अरसे से उसे पानी नहीं मिला है, तो वहां पर अगर आपकी गाड़ी में कोई पानी की बॉटल पड़ी हुई है तो काइंडली वो पानी जो है वो उस एरिया में जरूर डाल दें। अक्सर मैं ये प्रैक्टिस किया करती थी जब मैं इस्लामाबाद में होती थी। मैंने एक बॉटल के अंदर, एक शॉपिंग बैग के अंदर मूंग की दाल जो होती है, कोई भी दाल जो जानवर परिंदे खाते हैं बड़े शौक से, और जो बाजरा है और जो चावल है उसे मिक्स करके रख लिया करती थी। तो एक मुट्ठी सुबह के टाइम में मैं वो फेंक दिया करती थी। तो ये आपका हवा का सदका है। और इसके अलावा आप गंदम का सदका दीजिए, वो भी अजरे अजीम है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था और कल की सिचुएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आज की टॉप स्टोरीज को जरा डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। बल्ले का इंतखाबी निशान, मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। पहला टाकरा T20 जंग न्यूजीलैंड में शुरू। रानी कोट वडेरों के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाली लड़कियों की कहानी। जी, तो ये हमने टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर की, लेकिन इन टॉप स्टोरीज के दरमियान एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि बच्चों के नमूने के हवाले से है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। धूप निकलती है लेकिन उसमें तपिश नहीं है, और इसके अलावा बारिश का ना होना बहुत सी बीमारियों को जन्म ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी बीमारी जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हुई। अभी कहा यह जा रहा है कि कोरोना वबा पूरी दुनिया के इंसानों को मुतासिर तो कर चुका, लेकिन अभी भी यह खतरा शायद उस अंदाज से नहीं टला है। और लाखों की तादाद में हलाकतें होने के बावजूद एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि दुनिया ने मिलकर इस वबा का न सिर्फ मुकाबला किया, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा अब एक बार फिर से मंडलाने लगा है। दिसंबर के महीने में कोरोना से 10,000 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, ये बताना है WHO का। और इसके सरबराह ये भी वार्निंग जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 10,000 अमवात कोरोना की दीगर लहरों से कम हैं। लेकिन वबा को इस मरहले पे कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी हो चुका है और 50 ममालिक में कोरोना मरीजों के अस्पताल दाखिल होने की शरह में जो 42% है वो इजाफा देखा गया है। अब लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर ने मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दिया है, जो कि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया। और यही वजह है कि बुखार और नमूनिया के मरीज बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है। इसमें आपके जो है वो शीर ख्वार
बच्चे भी हैं और इसमें आपके तकरीबन 10 से 12 साल के बच्चे भी हैं। पंजाब में निमोनिया का मर्ज जो है वो खासी तशवीशनाक हद तक फैल रहा है और 1 जनवरी से अब तक 36 जो बच्चे हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कोई छोटा फिगर नहीं है। 1 माह के अंदर अंदर उन वालिदैन से पूछिए जो अपनी औलादों को खो बैठे हैं। इस मर्ज से बचाने के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएं। इसके अलावा जो हिफाजती तदाबीर हैं उस पर भी अमल करके बच्चों को इस मर्ज से बचाया जा सकता है। इसी तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद राशिद साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो जरा मुझे उसके बारे में बता दीजिए जो WHO की भी रिसर्च चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज उस बारे में क्या कह रही है जो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है। देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट जो सामने आया है वो अभी तक इंडिया में तो उसके केसेस काफ़ी सारे रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान के पास अभी टाइम है, हम उसके लिए अपनी हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। और कोरोना के वायरस अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। हमारे हॉस्पिटल में पिछले दिसंबर की फिगर्स में से हमने कोई 51 बच्चों पर ये टेस्ट किया था, कोई भी बच्चों में ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। और अभी इस महीने में भी अभी तक कोई केस कोरोना का हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, आप ये कहने कि इस्लामाबाद की तरफ इसके ज्यादा चांसेस है बनिस्बत इसके कि दूसरे शहरों की तरफ ये कोरोना का वेरिएंट नजर आए। इसमें इस तरह है कि रिपोर्ट वहां से हुए हैं, चांसेस तो हर शहर में ही होते हैं। ट्रैवलर्स आते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, तो जब आपको पता है वायरस से आसानी से फैल सकता है, लेकिन इस वक्त जो केस रिपोर्ट हुए उस इलाके से हुए। ठीक है सर, अब जरा स्पेसिफिकली बच्चों की तरफ आ जाते हैं क्योंकि निमोनिया के टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे केसेस इसके सामने आ रहे हैं और देखिए ना 36 अमवात तो लाहौर में ही रिपोर्ट हो चुकी हैं। क्या वजह है कि बढ़ती सर्दी की शिद्दत की वजह से सबसे ज्यादा केसेस निमोनिया के रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, दुनिया में हर साल 150 मिलियन बच्चे 5 साल से नीचे निमोनिया से मुतासर होते हैं और करीबन 7-8 लाख 9 लाख तक भी डेथ्स हो जाती हैं साल में। सबसे बड़ा कॉज निमोनिया ही है बच्चों में, बीमारी का भी, अंडर 5 खास तौर पे, और खुदा ना खास्ता ये जिस तरह आपने कहा डेथ का भी। और ये बच्चे इसके लिए वल्नरेबल होते हैं बहुत सारी वजूहात पे। एक तो बच्चों का जो निज़ाम तनफ़ुस है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ये थोड़ा सा साइज में भी छोटा होता है। गले तक और नाक तक जरासीम रहे तो नज़ला ज़ुकाम गले ख़राब तक कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हर सांस लंग्स के अंदर से आता है और लंग्स के अंदर जाता है तो बहुत इम्कान होता है जो जरासीम आपके नाक और गले में आए वो आपके लंग्स में चला जाए। लंग्स में जरासीम जाने की देर है, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो तो उसको निमोनिया कहा जाता है। वो रेशा भी बना सकता है, पस भी बना सकता है, लंग को डैमेज भी कर सकता है, रिपीटेड निमोनिया भी कर सकता है, परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। और ये जरासीम आते कहाँ से हैं? ये कोई ना कोई दाएं बाएं से कम्युनिकेट करता है, जिसमें अगर हम छोटे बच्चों पे आए जो स्कूल भी नहीं जाते, माँ की गोद में है, जाहिर है उनको ये जरासीम को बड़ा लगाता है। वो बड़ा उनके घर का स्कूल का एक बड़ा बच्चा स्कूल गोइंग हो सकता है जो वहां से लेके आए लगाए, वो कोई एल्डर हो सकता है। बिकॉज जितने भी वायरसेस हैं जो निमोनिया करते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कॉमन है। इसके अलावा कोरोना ही जो फैमिली है उसी के ही वायरसेस जो उसकी आगे म्यूटेशन दर म्यूटेशन चलती है उनमें से जरासीम होते हैं जो बहुत रैपिडली सांस के तनफ़ुस के सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिससे आपके लिए सांस लेना बहाल हो दुश्वार हो जाता है और बच्चे में निमोनिया के अलामात आने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया की अलामात को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे? क्योंकि अक्सर औकात माँ बाप यही परेशान होते हैं। देखिए, कोई भी वालिदैन तो नहीं चाहते ना कि उनके बच्चे की जो रिपोर्ट आ रही है इसमें ये बता जाए कि इस बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो गई है। तो अक्सर पेरेंट्स की कोशिश ये होती है कि खांसी, नज़ला, बुखार, जुकाम, सिर्फ इसी किस्म की मेडिकेशन जो है उसको कंटिन्यू किया जाए। जी देखिए, तीनों बातें अलग-अलग हम कर लेते हैं। पहले हम करते हैं अलामात क्या है। निमोनिया की अलामात में खांसी, नज़ला, बुखार और सांस में दुश्वारी। इसमें टेम्परेचर कितना रहता है बॉडी? देखिए, टेम्परेचर डिपेंड करता है जर्म के ऊपर। इट कैन बी एज सिंपल एज 100 बुखार, इट कैन बी एज स्वेयर एज 104। अच्छा। फिर टेम्परेचर का किसी भी प्रॉब्लम का ताल्लुक बच्चे की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत से होता है। देखिए, हमने कोरोना में देखा कि एक ही घर में अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो 2 ऐसे जिनको कोई अलामत नहीं, टेस्ट पॉजिटिव है, कुछ ऐसे जिनको थोड़ी खांसी है, कुछ ऐसे जिनको ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली उसी घर में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अस्पताल दाखिल हो गए या खुदा न खास्ता को वेंटिलेटर पे चला गया या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। हर बीमारी की अलामात में खासकर जरासीम में कितना जर्म लोड आया है और कितना बॉडी डिफेंस उसके आगे है। तो बॉडी डिफेंस में निमोनिया अगर हेल्दी बच्चे हों तो कंपैरेटिवली कम चांस होता है ज़्यादा बीमार होने का। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो कि पाकिस्तान में 21% बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं जिनका वजन पूरा नहीं होता, इसी तरह बहुत से बच्चे जो हैं न्यू बॉर्न एज में ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हमारा न्यू बॉर्न रेट भी डेथ का दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कमज़ोर बच्चे हों, इनका वज़न पूरा ना हो, फिर माँ का दूध जो बच्चे नहीं
पीते या जिनको नहीं पिलाया जाता वो बहुत एट रिस्क होता है जल्दी। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मदर फीड आपको नमोनिया से भी बहुत सी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, हिफाजती टीकों का आपने तस्करा किया। जो हुकूमत आपको हिफाजती टीके दे रही है वो इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी के हैं। वो उसमें टीबी का जरासीम का टीका, वो भी नमोनिया कॉज करता है, टीबी का जरासीम। उसमें काली खांसी का इंजेक्शन है, वो भी नमोनिया कॉज करता है जरासीम। एच इन्फ्लुएंजा बी है, नीमोकॉकस है, इवन खसरे के बहुत से बच्चे हमारे पास नमोनिया से आ रहे हैं। तो उसी हिफाजती टीकों के अंदर ऑल्दो के नमोनिया के इसके अलावा बहुत से जरासीम है जो कवर नहीं है, लेकिन ये कि ये हिफाजती टीके बहुत से मेजर जरासीम से प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने सर अभी डॉक्टर साहब जो बात की ना प्रीमेच्योर डिलीवरीज के हवाले से भी, मुझे ये बताएगा कि नमोनिया के जो सिम्टम्स हैं एक खातून की प्रेगनेंसी के दौरान भी अटैक कर सकते हैं बच्चे के ऊपर, क्योंकि हमने ये देखा ना कि कुछ खवातीन की डिलीवरी जो होती है ये दिसंबर और जनवरी में होती है। अब जैसे सर्दी बहुत ज्यादा है, बारिश हो नहीं रही है, तो ऐसे में आप उन खवातीन को किस किस्म के टेस्ट या किस किस्म की एहतियात का मशवरा देंगे? देखिए, कंजेनिटल नमोनिया एक बीमारी तो है कि माँ के पेट के अंदर जरासीम बच्चे में चला जाए, या लेकिन वो जनरली माँ खुद बीमार हो तब जाए। अच्छा, उसके अलावा नहीं। और देखिए, प्रेग्नेंट मदर्स, ऑल्दो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट मदर्स की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिंदगी के उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, ये लेटेस्ट दुनिया में रिसर्च इस पे चल रही है कि यौम में यानी जिस दिन बच्चा माँ के जिस्म में कंसीव होने से लेकर दूसरी सालगिरह का केक काटने तक तमाम बच्चे की प्लानिंग हो जाती है। उसमें न्यूट्रिशन और आपकी इंटरवेंशंस बच्चे को सेहतमंद पैदा कर सकती हैं और बीमारी से बचा सकती हैं। माँ की खुराक में ऑब्वियसली फॉलिक एसिड है, आयोडीन है, आयरन है, विटामिन सी है, कैल्शियम है। ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ खुराकों में जहाँ भी सब्जी, फल, अनाज, दालों में मौजूद हो, उनको मिक्स करके खाया जाए तो माँ की सेहत बेहतर रह सकती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएगा कि नमोनिया किस हद तक खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के लिए और किस एज ग्रुप के लिए? जी, जितने छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे साल के नीचे वाले। अच्छा, हमारे पास मेजॉरिटी बच्चे जो आते हैं बिलो 1 ईयर है, और उनमें वार्निंग साइन मैं जरूर बताना चाहूंगा अपने नाज़रीन को। देखिए, खांसी, नज़ला, बुखार, सांस की दुश्वारी नमोनिया की अलामात है। वार्निंग साइन में सबसे पहले पसलियों का चलना, कि बच्चे के गड़े पड़ रहे हैं, सांस पसलियों के साथ अंदर जा रहा है, ये वार्निंग साइन है। फिर नंबर 2 है कि बच्चा गनूदगी में आपको लगे कि लेथार्जिक है, सिक है, सुबह से पड़ा है, निढाल है। फिर बच्चा दूध पीना छोड़ गया, खाना पीना छोड़ गया, ये भी एक वार्निंग साइन में। फिर सांस की रफ्तार तेज होना, सांस की रफ्तार तेज होने में साल से नीचे जो बच्चे हैं, आप रफली को 50 ब्रेथ पर मिनट ले लीजिए कि ये कट ऑफ है। करीबन एक बच्चा अपर लिमिट तक 50 सांस ले सकता है। जनरली 35 लेता है, लेकिन 50 से ऊपर सांस वो 1 मिनट में लेता है तो वो तेज सांस गिना जाता है। तो सांस तेज हो, पसलियाँ चलें, और फिर उसकी कोई सांस में से बहुत ऊंची आवाज़ आ रही हो, फिर लाइक उसको बच्चा निढाल हो, सुस्त हो, गनूदगी में हो, दूध पीना छोड़े, ये सब वार्निंग साइन है जिसमें फ़ौरन हस्पतालों में या अपने करीबी मालिज के पास जाना चाहिए, बिकॉज हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे हमारे पास देर से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सिर्फ बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि वो ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, मखलूक हैं कि जो बता भी नहीं सकते कि हमें क्या परेशानी है, क्या नहीं है। या वो मदर्स या वो पेरेंट्स जो पहली बार अपनी औलाद को अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें भी इस चीज का इल्म नहीं होता, जिनके घर पहली औलाद होती है। तो जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए और फौरी तौर पर बच्चों को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाएं। सर, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि ये सिम्टम्स तो आपने हमें बता दिए, अब इसकी प्रोक्योरमेंट सिर्फ हिफाजती टीकों के थ्रू ही हम कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन में मैंने आपको मदर फीड का कहा, अच्छी खुराक, देखिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी खुराक का मकसद महंगी खुराक नहीं है। अच्छी खुराक का मतलब होता है जो आपके नॉर्मल अनाज, गंदम, चावल, मकई, जौ, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, अंडा है, जो गोश्त कीमा अफोर्ड करता है वो है। इन चीज़ों को आपस में मिक्स करके, फिर खुश्क मेवा जात हैं, इन चीज़ों को आपस में मिक्स, इसमें हमारा लफ्ज़ यूज़ होता है मल्टी मिक्स। जब आप एक चूरी बनाते हैं तो आप एक चीज़ें मिक्स करते हैं। आप एक ऐसे चावल बनाते हैं जिसमें आपने सब्जी भी डाल दी, थोड़ी दाल भी डाल दी, थोड़ा, ये चीज़ें मिक्स की जाती हैं। जितनी चीज़ों को आपको पराठा बनाते हैं जिसके अंदर कोई चीज़ आपने मिक्स की हो, तो जितनी चीज़ों को आप मिक्स करके बनाएं, कैलोरीज लेसर वॉल्यूम में ज़्यादा मिकदार में दी जाती हैं। और इसको फूड डाइवर्सिटी कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स फूड देते हैं। और आपके निज़ाम तनफ़ुस के सिस्टम के लिए जो विटामिन मिनरल इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इस वक्त मौसमी दस्तयाब भी है, उसमें अल्लाह पाक ने मौसम इसी में ये फल पैदा किया, इसका विटामिन सी आपके सिस्टम को फ़ायदा देता है। जिंक ये अंडे में भी है, कुछ दालों में भी है, कलेजी में भी है, गोश्त में भी है, ड्राई फ्रूट में भी है,
नंबर 3 विटामिन ए, या आपके कलर्ड वेजिटेबल्स गाजर वगैरह में पाया जाता है। नंबर 4 विटामिन डी। हमें जो एक और नुकसान सूरज ना निकलने का होता है वो विटामिन डी की मजीद कमी है। और विटामिन डी इम्यूनो रेगुलेटर है, यानी आपके निजाम में जो इम्यूनिटी है उसको रेगुलेट बहुत अच्छा करता है। विटामिन डी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले हमारे वो बच्चे हैं जो 5 साल से 12 साल की उम्र के हैं, जो किसी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना असेंबली में भी खड़े होते बेचारे, लेकिन वहां पर धूप नहीं है, घरों में भी आ जाए तो ना लॉन में बैठने की जगह धूप में, ना कुछ और है, क्लासरूम्स में भी जाहिर सी बात है या तो हीटर्स ऑन होते हैं, कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे कि जहां पर फैसिलिटीज भी नहीं है। तो 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को नमूनिया किस हद तक अटैक कर सकता है, या फिर नमूनिया का हल्का वेरिएंट जो है वो इनके लिए जरा ज्यादा? देखिए 5 साल से 12 साल के बच्चे कंपैरेटिवली कुव्वत मुदाफियत उनकी बेहतर होती है। अच्छा। कुछ खाना पीना क्योंकि खुद से भी खा सकते हैं तो मुकाबलतन बेहतर होते हैं, लेकिन नमूनिया हर उम्र को अटैक कर सकता है। प्लीज इसको ऐसे ऐसे जरासीम हमारे पास आते हैं, यूं समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे आते हैं जो विद इन 2-3 डेज बहुत रैपिडली, देखिए लंग्स पे आपने सांस लेना है, अगर फेफड़े जहां से आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का सारा ट्रांसफर होना है, उसी की झिल्ली जिसके जरिए डैमेज होना है, ये अगर वो डैमेज हो जाती है, वहाँ रेशा जमा हो जाता है, तो वो सरफेस हमें दस्तयाब नहीं होता गैस एक्सचेंज के लिए। तो नमोनिया हर उम्र पे खतरनाक है, बड़ी उम्र पे भी खतरनाक है, जरूरी नहीं, हाँ छोटी में ज्यादा है, ये हमने वैसे एक बात की, लेकिन हर उम्र में खतरनाक है और बूढ़ों में बहुत खतरनाक है। हमें दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि सर्दियों में खुदा ना खास्ता जहां भी हमें कोई ऐसी खबर आती है किसी बुजुर्ग की, तो आपको नमोनिया की इत्तला कहीं ना कहीं मिलती है साथ उसके। बिल्कुल सर, लास्टली बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जो कल इजलास हुआ परसों चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, उसमें किस किस्म की जो तजावीज़ थी वो डॉक्टर्स के हजरात की तरफ से सामने आई हैं और किस किस्म के फैसले निगरान सेटअप को लेने चाहिए मौजूदा सर्दी के पेश नज़र? देखिए बहुत अच्छे डिसीजन क्विक लिए गए हैं। सबसे पहले जो 5 ईयर से नीचे स्कूल के गोइंग बच्चे थे उनको स्कूल जाने से रोका गया। फिर वालिदैन को कहा गया कि बिला वजह लेके बच्चों को, गैदरिंग से बच्चे उठाते हैं ना, शादियों में बच्चे जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स में जा रहे हैं, आउटिंग्स पे जा रहे हैं, वहां से बच्चे जरासीम उठाते हैं। नंबर 3 घर के बड़ों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो मास्क पहने, बज़ाहिर उनको हल्का नजला है लेकिन उनका जरासीम छोटे बच्चे के लिए ज्यादा है। नंबर 4 ये जो उन्होंने इकदाम किए हैं कि अस्पतालों में उन्होंने स्टैटिस्टिकल सिस्टम को बहुत जनरेट किया। गवर्नमेंट जो है वो एक पूरी कमेटी बना दी गई है, नमोनिया एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, जो पूरे पंजाब के नमोनिया के डाटा को, उसकी मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी सारी को फॉलो करेगी। और इसी तरह उन्होंने लाइक ये कि हिदायत जारी की हैं तमाम महकमों को कि वो जो दवाएं जो ज़रूरी होती हैं वो दस्तयाब रहें और जो अस्पताल के अंदर जो अमला है वो हर वक्त नमोनिया के इलाज के लिए मुस्तैद रहे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद राशिद साहब फॉर योर एक्सपर्टीज। और ये सारी सिचुएशन है नमूने के हवाले से ओवरऑल जो हमने आपके साथ डिस्कस की, ना सिर्फ छोटे बच्चों के हवाले से, थोड़े से बड़े भी और बूढ़ों के हवाले से भी, तो एहतियाती तदबीर आपको बता दी गई हैं और एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी, लेकिन इस सियासी सूरत हाल के बरस हम कुछ और भी बड़ा ही हैपनिंग होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नजर यहाँ पर आ रही हैं जो कि सियासी माहौल में अपना एक किरदार अलग से रखती हैं। कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी देने और अदा करने पर मुसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। आपको याद होगा कि कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की कार्रवाई में जस्टिस एजाजुल एहसन ने बतौर मेंबर शिरकत करने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया, ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें सफाई का एक और मौका दे दिया और कहा यह है कि मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते, इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट की साख खतरे में पड़ी है। उधर जरा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में भरपूर सियासी गर्मी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि कोई जेल से निकल ले और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 मुनहर्रिफ अरकान में से 9 को टिकट जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब नून लीग की लिस्ट में NH 96 से नवाब शेर
और तलाल चौधरी का फैसला होना अभी भी बाकी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा यह जा रहा है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए हैं। अब इस केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो करेगा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इसी बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन सानिहा नौमे के हवाले से बात की जाए तो 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ये जो अहम स्टोरीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इसी पर किसी एक्सपर्ट की राय होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली अगर हम लोग कोर्ट के हवाले से बात करेंगे तो आपको पता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि न्यू टीवी के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा कोर्ट की स्टोरीज को कवर करती आई है, तो हमने सोचा कि आज उनसे हम राय लेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि कुछ लम्हे पहले भी वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कहते हैं ना कि टेक्निकल एरर्स जो है वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और स्पेशली तब जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हो। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आई गेस मतीउल्लाह जान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मतीउल्लाह जान साहब। मती साहब, कल ये सवाल किया जा रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। कल काउंसिल ने उनको सफाई का एक और मौका दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वो भी मुतासिर हुई है। अब बताइए ये कि एक नहीं 2 जजेस जो हैं वो इस्तीफे दे चुके हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट पर, लोगों का एतमाद का और सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख का? बहुत शुक्रिया। देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा जो था वो यकीनी तौर पे एक सरप्राइज था, मगर इस्तीफा आने के बाद बहुत सारी हकायक और चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं और जो वाक़यात की और हालात की जो तरतीब है उससे नज़र आता है कि जस्टिस एजाजुल हसन के पास शायद इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब से 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास खुली अदालत में होगा और ये इजलास एक मौका दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को कि वो खुद पेश होके या अपने वकील के जरिए पेश होके इस सवाल का जवाब दें कि अगर एक जज के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस पर संगीन करप्शन के इल्जामात लग जाते हैं तो फिर क्या उसके इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक देगी? और क्या जो संगीन इल्जामात लग चुके हैं, मंजरेआम पे आ चुके हैं, उनके दुरुस्त या गलत होने का मालूम करना सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फर्ज नहीं बनता, क्योंकि दाग तो लग चुका है, चाहे वो जज पे लगा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है मती साहब की नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, तो मुश्किलात तो बहुत बढ़ जाएंगी फिर उनके लिए। जी हाँ, और शायद इसी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकाबला करने की बजाय राह फरार इख्तियार की है और इस्तीफा देके जान छुड़ाने की कोशिश की है। मगर लगता ही है कि अब जो है ये इल्जामात उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और जुडिशियल काउंसिल भी जो है इस मामले की तह तक पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने जो इस्तीफा दिया है, मेरे ख्याल में अगर ये 2-3 साल पहले ये इस्तीफा दे देते तो शायद हमारी अदलिया का और हमारे मुल्क का और हमारे सियासी निज़ाम का ये हाल ना होता जो आज जिसका हम देख रहे हैं, जो हाल हुआ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है अब जो इस्तीफा दिया है उनको भी ये चीज़ समझ आ गई है कि जुडिशियल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बावजूद भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कल उनके खिलाफ भी कुछ शिकायत अगर आती हैं और यकीनी तौर पे बहुत सी बातें हो रही थी जस्टिस एजाजुल हसन के मुतल्लिक भी, तो फिर उनको शायद इस्तीफा देने का भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो चूंकि अभी तक कोई बाकायदा शिकायत नहीं आई तो जस्टिस एजाजुल हसन ने बज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पेंशन और मराद बचाने के लिए अभी इस्तीफा दे दिया है कि कम से कम अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, तो फिर उनके इस्तीफे के बाद किसी किस्म की कोई जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकेगी। तो बड़ा ही पैनिक करके बड़ा जल्दी में उन्होंने यह इस्तीफा दिया है और कोई वजह भी नहीं बताई और वो वजह बताने की शायद पोजीशन में भी नहीं थे, क्योंकि अगर वो कोई भी वजह बताते तो फिर उसके जवाब में भी कोई मालूमात मंजरेआम पे आ जाती। तो उन्होंने गनीमत यही समझा कि बगैर कोई वजह बताई, ये तक नहीं कहा कि मैं जाती वजह की बिना पे इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इससे लगता है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने बहुत दबाव में और मजबूरी की हालत में और अपनी जो चंद पेंशन की मुराद हैं और जस्टिस रिटायर्ड का नाम अपने नाम के साथ बचाने के लिए
ये अचानक ये इस्तीफा दे दिया है, और जो बिल्कुल हैरानकुन नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात के है कि ये इस्तीफा कानूनी कार्रवाई भी आगे होती है या सुप्रीम जुडिशियल का जो भी फैसला होता है, आपको लगता है कि जिस किस्म के जिन नौयत के केसेस हैं ये मामला नैब तक भी अब जा सकता है? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से स्पेशली मैं अगर बात करूं तो देखिए, हम आज अपने ही मैं प्रोग्राम में, सहाफ़ी प्रोग्राम में साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ अली से जो मैं बात कर रहा था, जी तो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि ये तो नहीं हो सकता कि सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम लगे तो वो वज़ारत उज़्मा भी उनको छोड़नी पड़े, असेंबली से भी इस्तीफा दे, जेलों में भी जाए, और जब जज के ऊपर इल्जाम लगे तो वो इस्तीफा दे के भाग जाए और उसको कोई पूछे ही ना कि भाई वो अरबों रुपए किधर हैं जो आपने कमाए हैं। तो साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ अली ने भी उनकी भी ये राय थी कि जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत जब एक जज पे संगीन अगर इल्जाम लगते हैं और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद नैब और FIA जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और कहीं भी ये नैब के कानून में नहीं लिखा कि जजों को किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल है, सिर्फ सीटिंग जजों को वो इस्तिस्ना हो सकता है, और वो भी इस सूरत में होता है कि जुडिशियल काउंसिल उन पे कार्रवाई करती है, और जब जुडिशियल काउंसिल भी उन पे कार्रवाई करके उनको निकाल देती है, अदलिया से बरतरफ कर देती है, तो उसके बाद भी जो रकूम है उनकी बरामदगी, उनकी रिकवरी तो लाजमी है, क्योंकि वो किसी के बाप का पैसा तो नहीं होता, वो तो इस कौम का पैसा है। अगर किसी जज ने लूटा है तो उसको वापसी तो लेनी है, और वापसी के लिए मुकदमा करना जरूरी है, चालान पेश इससे करना पहले जरूरी है। के तहकीकात होती जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ, उन्होंने पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जब लोग बात करते हैं या हम सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ हल्कों की राय देखते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इससे पहले कि नवाज शरीफ अपने ओहदे का चार्ज संभालें बतौर वज़ीर आज़म, बहुत बेहतर है कि लोग अपनी जान की अमान खुद पालें। देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन के साथ जो है PTI की और कुछ सियासतदानों की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। अच्छा। और एक ये तासुर था कि PTI जो है अभी तक इंतजार कर रही है नवंबर का, इस साल के नवंबर का, कि जब जस्टिस एजाजुल हसन ने चीफ जस्टिस बनना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि PTI के जितनी भी उम्मीदें हैं उन पे पानी फिरता जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद PTI की अपनी पॉलिसियां हैं और रवैये भी हैं। मगर जस्टिस एजाजुल हसन एक उम्मीद की किरण बने हुए थे PTI की, और शायद उनको भी इस हवाले से बड़े दबाव का सामना था। अब ज़मीर का दबाव तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी किस्म के भी ज़मीर के दबाव में वो थे। तो ये यकीनन कोई ना कोई दबाव जरूर था कि जो लोग पहले जस्टिस एजाजुल हसन को पनामा बेंच के ऊपर इस्तेमाल करते रहे हैं और पनामा बेंच के दूसरे जजों को इस्तेमाल करते रहे हैं, लगता यह है कि अभी उन्हीं लोगों का दबाव आया तो वो एक बार लेकिन जिन लोगों की तरफ आप इशारा करें ना मती साहब, इसी बारे में बात जावेद लतीफ साहब भी एक प्रोग्राम में बैठकर कर चुके हैं और उन्होंने तो साबिक जर्नल्स के हवाले से नाम भी लिया। फिर बात वहीं पर आ जाती है, एक सवाल ही है ना कि चले सियासतदानों का भी एहतसाब हो रहा है, जजेस का भी एहतसाब हो रहा है, बस। जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में ये मामला यहाँ रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ मसला जस्टिस एजाजुल हसन नहीं है, जस्टिस एजाजुल हसन और पनामा बेंच के दीगर जजेस या साकिब निसार जैसे लोग, आसिफ सईद खान खोसा या जस्टिस गुलजार जो हैं, ये लोग तो मोहरे हैं, और जो शातिर है जो इन मोहरों को इस्तेमाल करता रहा है, जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले जो मोहरे हैं उनके हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान साहब अपना वक्त देने के, इस पर जो है वो अपना तज्जिया देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहना है न्यू पाकिस्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद आपके साथ कोई एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मुझे शेयर करनी है। और ये स्टोरी है एक बच्चे के हवाले से जो कि घुड़सवारी करते हुए हमें नजर आई, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरब में। क्योंकि अगर पाकिस्तान में होती तो शायद अभी भी जिस तरह बहुत सी चीज़ों के बारे में एक टाबू समझा जाता है कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लेकिन लड़कियां किसी से पीछे नहीं है। और स्पेशली जब बात तो सऊदी अरब की, तो भाई वहां तो बच्चे बच्चियां माशाल्लाह बड़े जो है वो ग्रो करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ये बच्ची ग्रो इस तरीके से कर रही है कि हमें घुड़सवारी करते हुए नजर आ रही है, और इसके अलावा इतने प्रोफेशनल तरीके से कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने लंबे अरसे से घुड़सवारी करी। और ये जो घुड़सवारी इसने की, उसका जो स्टॉप था वो था उसका स्कूल। जी हाँ, और ये स्कूल जो है वो घुड़सवारी करते हुए पहुंची। तकरीबन
इसके जो स्कूल का फासला था इसके घर से वो 100 किलोमीटर का बताया जाता है कि मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला था। और एक स्कूल में जहां पर ये बच्ची पढ़ती है, जब ये स्कूल पहुंची है तो हमने देखा कि बच्चों ने इसे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं और हैंड ब्रेक खींचते हैं और गियर में डालते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बड़ी महारत के साथ इस बच्ची ने उस घोड़े को कंट्रोल किया और उसे स्कूल के बाहर जाकर पार्क कर दिया। तो वहां पर बच्चे जो थे वो इस बच्ची के लिए मतलब यानी कि अपनी स्कूल फेलो के लिए क्लैपिंग करते हुए नजर आए और उसे बड़ा उन्होंने बकअप किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। और अच्छी बात है, ऐसी एक्टिविटीज जो हैं हेल्दी एक्टिविटीज, उसमें बच्चों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि सिर्फ मोबाइल के साथ ही लगे रहना ही बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। ये वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। बच्ची की उम्र भी मुझे को इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है बच्ची, लेकिन फिर भी जो है वो माशाल्लाह काबिले तहसीन है। उसकी ये एक्टिविटी लाइके तहसीन है, काबिल दाद है। तो वैसे आप में से किन किन लोगों को घुड़सवारी का शौक है? क्योंकि ये शौक कोई इतना आसान नहीं है। घोड़ा किसी भी वक्त बिफर सकता है। घोड़े को कंट्रोल करना बड़ी ही महारत का काम है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी गैजेट को कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही एक घोड़े को, एक जानवर को कंट्रोल करना, वो भी एक बच्ची का कंट्रोल करना, ये देखने से ताल्लुक रखता है। तो अगर आपकी भी कोई अच्छी एक्टिविटी आप चाहते हैं कि न्यू पाकिस्तान का हिस्सा बने, तो ज़रूर हमारे पेजेस पर जाके कमेंट कीजिए और बताइए और अपनी वीडियोस जो है वो ज़रूर पोस्ट कीजिए ताकि हम उसे किसी न किसी दिन अपने प्रोग्राम में शेयर कर सकें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होंगी न्यूज़ हेडलाइंस और उसके बाद आप लोगों का नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर से मेरी वापसी। तो स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और जनाब, बैरून मुल्क जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं वो सिर्फ वहाँ पर रह नहीं रहे, वो वहाँ पर रहकर भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपने रवैयों के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपनी कामयाबियों के ज़रिए। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सकाफ़त को तैयार गैर में मुतारिफ करवाना एक बहुत ही बड़े, यूँ कह लीजिए, महारत का काम होता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बैनुल-अक़वामी शख्स से करवा रहे हैं जो कि इटली में मुकीम हैं और पाकिस्तानी सकाफ़त को इटली में इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। और उनकी इस काविश की वजह से इटली गवर्नमेंट ने उनके लिए अवार्ड और कैश प्राइज का भी ऐलान किया है। और आज वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तानी निजात इटालियन काउंसलर इरम। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इरम, पहला तो ये कि आपका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के शहर विहाड़ी से, और विहाड़ी का जो शुमार है वो अक्सर पसमानदा इलाकों में होता है। फिर अब आप इटालियन जो काउंसलर हैं वो भी हैं, तो इटली में पाकिस्तानी सकाफत को इंट्रोड्यूस करवाना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए, और फिर टास्क को इतनी बेहतरी के साथ अचीव करना कि अब आपको अवार्ड और कैश रकम से भी नवाजा गया? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे इस काबिल मैं हुई और मुझे अपने ख़ास तौर पे अपनी पाकिस्तानी लोगों की और साथ में इटालियन फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट रही है। और बिहाड़ी वैसे तो जनूबी पंजाब में काउंट किया जाता है, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान है ख़ास तौर पर लेडीज़ को, बच्चों को पढ़ाने का। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और फिर यही था कि शादी हो गई इटली में, और फर्दर वहाँ जाके यही सोचा था कि फर्दर PhD या MPhil वगैरह में एडमिशन लूँगी। लेकिन वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, और जैसे हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि यूरोप होगा, इंग्लिश होगी, दैट्स क्वाइट इमेजिनरी। वहाँ पे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है लेकिन इतनी कॉमन नहीं है। जब तक कि आप लोकल लैंग्वेज नहीं लर्न करते आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद मी। वहाँ जाते साथ ही एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, वो सारी डाउन हो गई और कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो गया। जब आम पब्लिक के साथ डील करना हुआ तो कम्युनिकेशन गैप था और हर्डल्स थी। देन मैंने अपनी लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन की। बड़ी मुश्किल हुई, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, क्योंकि हमारा दूर दूर तक कोई ऐसा इटालियन लैंग्वेज के साथ नहीं था। तो वहाँ पे, और ये क्वाइट डिफरेंट है इंग्लिश से, बहुत कोई सिमिलरिटी सच थी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो
वहाँ से फिर लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट की और आफ्टर 1 ईयर मैं इतनी हो गई थी इंडिपेंडेंट कि मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर अब डॉक्टर की भी जा सकती थी मार्केट में शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पे जो ज़्यादातर हमारी जो लेडीज़ हैं मोस्टली गुजरात और मंडी बहाउद्दीन इन एरिया से, रूरल एरिया से। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे अभी विजुअल्स भी देख रही हूँ स्क्रीन पर, आपने मुझे कुछ बताएगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज हमें नजर आती है, लेकिन वहाँ पर आप कल्चर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, अब तक क्या कुछ ऑर्गेनाइज करवा चुकी हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था पाकिस्तानी ट्रेडिशंस का, कल्चर का, हैंडीक्राफ्ट्स का, और मुझे शुरू से ही बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे बहुत पैशन था। अपनी मैंने सोलो एग्जीबिशंस भी की हैं हैंडीक्राफ्ट्स की और उसकी पाकिस्तानी आप कहने आर्ट की। तो वहाँ पे फिर मैंने उसको अपने पैशन को कंटिन्यू किया, क्योंकि ऑलरेडी इटालियन भी एक रिच कल्चर है, उनका रिच आर्ट है। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी पाकिस्तान को जो है दूसरे मुल्क के लोग हैं वो अपनी उसको प्रेजेंट करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, वाई नॉट पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिला। देन मैंने यहाँ से पाकिस्तान से मुल्तान से कैमल स्किन लैम्प और साल्ट लैम्प्स लाहौर से और खेवड़ा उस साइड से, और जो हमारी सिंधी सकाफत है, हैंड बैग्स हैं और साथ में जो ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, उनको मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया। और हमारी पाकिस्तानी और इटालियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेट किए गए हैं। कि आपने एक मैंगो फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाया था, जी, अभी रिस्पांस कैसा रहा और इटली के लोगों को पाकिस्तानी आम कैसे लगे? आम तो बहुत ज़बरदस्त लगे, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि वहाँ पे इतना मैंगो कितना प्रोडक्शन है और पाकिस्तानी आम, पाकिस्तानी और इंडियन जो फैमिलीज हैं उनमें बड़े शौक से खाए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम एक नए तरीके से इनको प्रेजेंट करें। मैंने मैंगो के साथ वहाँ से जिलाटो आइसक्रीम बनवाई और मैंगो केक हमने बनाए और मैंगो डेजर्ट बनाई। मैंगो केक तो मुझे भी बड़े पसंद है। तो और वो फिर हम लोगों ने इटालियंस अपने फ्रेंड्स वगैरह को, कौंसल को, उनको इनवाइट किया और बताया कि हमारी मैंगो से इस तरह से फ्लेवर आते हैं आइसक्रीम के, ये ट्राई करें। तो उनके लिए ये क्वाइट न्यू था मैंगो आइसक्रीम और बहुत ज़्यादा लाइक किया गया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने फिर डिमांड की, जो हमारे करीबी शॉपकीपर्स हैं, मुझे ये बताइए कि मैंगोस तो वहाँ के लोगों को पसंद आ गए कि इटली वालों को पाकिस्तान का पिज्जा भी पसंद आता है? नहीं आता और आप नहीं आता ना, क्योंकि हम तो पिज्जा की चिकन कढ़ाई बना देते हैं। भाई आप लोगों ने तो पिज्जा का बहुत बुरा हाल किया है। ऐसे अगर इटालियन देखेंगे बेचारे रो पड़ेंगे कि आपने पिज्जा के साथ, एक तो वो इंग्लैंड वालों से रोते हैं कि उन्होंने अनानास रख दिए पाइनएप्पल पिज्जा के ऊपर, इंग्लैंड वालों ने, और इधर हम लोगों ने पूरा चिकन भी डाल दिया, मकई भी डाल दी, जिसको कॉर्न्स कहते हैं, वहाँ पे पूरी सलाद गिरा देते हैं हम उसके ऊपर। जो इटालियन पिज्जा का टेस्ट है क्वाइट डिफरेंट है यहाँ से। बिल्कुल, और वो बहुत थिन लेयर में होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत उसमें टॉपिंग्स आप अपनी मर्जी से ऐड करवा सकते हैं जो आपने लेना है। ये नहीं कि एक के ऊपर सब कुछ ही ऑल इन वन हो, तो क्वाइट डिफरेंट है वहाँ पे। और बाकी इटालियन कब जा रही हैं आप इटली? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो अपनी शॉपिंग और ये फ्रेंड्स के लिए पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स उनकी तरफ से है, पाकिस्तानी सोवेनियर्स वगैरह लेके जाएं। नहीं, जो बैग्स होते हैं हमारे जो फैब्रिक के हैं, पाकिस्तानी कॉटन जो है बड़ी उसका एक हाई क्वालिटी है। पाकिस्तानी जो बेड शीट्स हैं या हमारी, और खासतौर पे मेरा शहर बिहारी जो है सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वहीं प्रोड्यूस होती है। तो मैं बड़ी प्राउडली उन्हें बताती हूँ अपनी फ्रेंड्स को। हाँ, वैसे आपको मजे की बात बताऊं, मुझे इटली बहुत पसंद है। दुनिया में जितने भी ममालिक है ना, इटली इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस टू गो, और आई विश अल्लाह ताला मौका दे मैं जरूर जाऊं। मुझे बहुत शौक है, बट यू द लकी वन जो आप इटली की लाइफ को एंजॉय कर रही है। उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत उसका एक अरोमा है, एक अपनी ही वाइब है उसकी। तो वो बहुत ही एक यूनिक सा जो है ना वो शहर है, मुल्क है, जिसके हवाले से लोग जो टूरिस्ट हैं वो भी इसे बड़ा पसंद करते हैं। बट थैंक यू सो मच इरम, आपने अपना वक्त दिया, और इसी तरीके से कल्चर है वो आप बाहर के ममालिक में इंट्रोड्यूस करवाती रहिए। और इससे ये भी होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान का जो कल्चर है वो लोगों को देखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो ऐसे लोग जो कि पसमानदा शहरों में रहने वाले हैं उनकी भी कुछ डॉलर्स में कमाई हो सकेगी, वो भी किसी अच्छी हद तक रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स तो बंद हो चुकी है, अब हमने ये सोचना है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाना है। और इरम जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आप लोगों के लिए एक जरिया बन सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहना है न्यू पाकिस्तान।
तो कैसे बदली जाएगी रानीकोट की कहानी? देयर इज सच अ बिग क्वेश्चन, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत से ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं कि जहां पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो माजी के किस्से हैं वो कोई इतने खास नहीं है, ना सिर्फ बेटियों के हवाले से, ना सिर्फ फैमिलीज के हवाले से। यही वजह है कि शायद इस सोच को लेकर कुछ बदलने का, कोई एक नई तब्दीली लाने का जो आइडिया है वो इस टीम की प्रोड्यूसर ने उसको एक वेब सीरीज की सूरत में क्रिएट किया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्में ही नहीं बल्कि अब वेब सीरीज भी इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम बनाती हुई नजर आ रही हैं। और फिल्मों की मार्केट में हम देख रहे हैं कि अब बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इसको कहते हैं अनटचेबल, जिसके लिए आप कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही इस चीज को जो है वो लोगों के सामने नहीं लेकर आ सकते। तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस किस्म के कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आना ये भी बड़े जिगरे वाली बात होती है। पाकिस्तानी वेब सीरीज रानीकोट को मल्टीनेशनल स्ट्रीमिंग वेबसाइट Amazon प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि वेब सीरीज में वडेरा सिस्टम और इससे पैदा होने वाली जो सोशल इश्यूज हैं उसको हॉट टॉपिक बनाया गया है। और साथ ही साथ ये कि वेब सीरीज की कहानी जो है रानीकोट के सहराई गांव में मौजूद बहादुर लड़कियों के गिर्द घूमती है जो कि तशद्दुद और इस्तेसाल बर्दाश्त करने के बाद जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। इसीलिए आज हमने रानीकोट की कास्ट को स्टूडियो में इनवाइट किया है। वी जस्ट होप कि हमारे साथ इकबाल रिजवी साहब जो हैं वो भी मौजूद होते, जो कि इसके प्रोड्यूसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत की वजह से वो बेहतर महसूस नहीं कर सके तो नहीं आए। लेकिन जो स्टोरी की विलन है, जो स्टोरी की मेन लीड हीरोइन है और इसके अलावा जिन्होंने इस वेब सीरीज टाइटल सॉन्ग गाया है वो सिंगर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले जरा विलन से आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद योगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शाहिद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा हमें ज्वाइन करें। फिजा मलिक इस वेब सीरीज की मेन लीड है। फिजा आप कैसी हैं? मैं ठीक। और मुकद्दस भी हमारे साथ जरूर हमें ज्वाइन करिए। मुकद्दस अजीम, वो इस वेब सीरीज का टाइटल सॉन्ग जो है वो परफॉर्म कर चुकी है। मुकद्दस आपको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले जरा विलन से स्टार्ट कर लेते हैं कि मेन लीड ने कितना टफ टाइम दिया है, क्योंकि अगर मेन लीड अच्छी हो, मेन लीड से ज्यादा बड़ा मैटर ये भी रहता है कि विलन भी तगड़ा होना चाहिए। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है एक इस कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनली परफॉर्म करने से रिलेटेड? या डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए भी बड़े फख्र की बात है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो रानीकोट Amazon प्राइम पे ऑन एयर हो गया। और इसमें रही स्टोरी के हवाले से मेन टाइटल जो किया है इसमें लीड फिजा मलिक ने किया है। डेफिनेटली इतना इन्होंने टफ टाइम दिया है। हर दफा हम इनको मतलब अप्रोच करते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, कैद कर लेते हैं, इस तरह के ये हर दफा भाग जाते हैं। बहुत ही खुदख्वार विलन लेकर आए हो तुम। बस मतलब जो वडेरा सिस्टम में आपने देखा होगा कि चलता है, कहीं से भी उठा लिया, कुछ भी कर दिया, मार दिया, तो इसके हवाले से सारी चीजें चलती हैं। तो ये हर दफा कहीं ना कहीं से निकल जाती हैं। जुल्म की कोई इंतहा छोड़ी नहीं है इन्होंने, बस ऐसा ही कह सकते हैं। इनके साथ और भी लड़कियां होती हैं जो कि उसी ग्रुप का हिस्सा होती हैं कास्ट में। तो ये मिलके कुछ प्लान करके हमारे खिलाफ मतलब फाइटिंग होती है, चेजिंग होती है। तो इस तरह के सारे मल्टीपल टास्क हैं उसमें हमारे। चलें, इकबाल रिजवी साहब अगर होते तो मैं इनसे जरूर इस कॉन्सेप्ट को पूछती, लेकिन फिजा चूंकि आप मेन लीड कर रही हैं तो थोड़ा आप मुझे बता दें कि जब आपके प्रोड्यूसर ने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास ये स्टोरी बोर्ड है, हम चाहते हैं कि हम आपको इस वेब सीरीज में कास्ट करें, वो स्टोरी बोर्ड सुनने के बाद आपको कैसा लगा? और आपकी प्रोड्यूसर का जो बैकग्राउंड था इस थीम को लेकर या इस स्टोरी को लेकर, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे? अच्छा, प्रोड्यूस इसको गुड इवनिंग फिल्म्स ने किया है, इबाद बेग और विक्रम सिंह ने, और साथ इकबाल रिजवी ने, और डायरेक्टर इसके काशिफ रिजवी हैं। और मुझे अप्रोच किया गया था, तो मुझे जब स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाया तो मुझे बहुत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात होती नहीं है कि सिंध के उन एरियाज में जहाँ लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो मुझे ये था कि ये एक अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया और वो ऑन एयर हो गया। इसके पीछे एक मैसेज था बहुत बड़ा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए उन लड़कियों के लिए जिनके साथ ये सब हो रहा है, और हमें चाहिए कि हम इसको मतलब हाईलाइट करें। बिल्कुल, ऐसे सोशल कॉज पर बात करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि आप दोनों ही माशाल्लाह बड़े यंग हो। हमने ये देखा कि आजकल के जो हमारे यंग टैलेंट है, शायद नॉर्म्स थोड़ी चेंज हो चुकी, सबकी कोशिश होती है हमें हीरोइन का किरदार मिले, हमें हीरो का किरदार मिले, मूवी या ड्रामा ऐसा मिले कि जिसमें हमारे लुक्स को एनहांस किया जाए। तो हीरो से हटकर विलन का कैरेक्टर करना ये कितना इंटरेस्टिंग था? बिल्कुल, ये एक बहुत डिफरेंट टास्क होता है क्योंकि आप अपने अच्छा तो कोई भी बनना चाहता है, डेफिनेटली आप अपने कैरेक्टर की मतलब ऑपोजिट साइड पे जाके उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं।
और मेरे ख्याल से अगर आपके साथ ऑडियंस नफरत करना शुरू कर देती है, आई थिंक आपके कैरेक्टर के साथ इंसाफ हो गया हुआ है। तो इसी तरह से हीरो तो पॉजिटिव हर आना चाहता है, मतलब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एट अ टाइम हीरो 1 या 2 फिल्म्स कर रहा होता है, जबकि जो विलन होता है वो एट अ टाइम 5-6 प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है। एक अच्छा विलन जो होता है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है एक ही टाइम में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जहां पर भी मैं गया हूं, मेरे ग्राम की वजह से मेरी आवाज में जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं। मैं यही थोड़ी देर पहले सुन रही थी कि अक्सर लोग हमें कह रहे थे कि जो एंकर्स होते हैं उनकी आवाज बड़ी बेस्ड, बड़ी अच्छी वाली बेस की बनी होती है। तो यहाँ तो विलन भी माशाल्लाह बड़ी भारी आवाज के साथ बैठा वो यही पॉजिटिव, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम जितना भारी होगा ना तो उतना आपकी आवाज में गरा जाएगा, पावर होगी। तो इस वजह से फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ लेकर जाना ये ज्यादा मुझे लगता है। यंग एज में लड़कों की आवाज भी थोड़ी सी धीमी सी, थोड़ी सी नरम वाली होती है। अच्छा फिजा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कितने दिन आप लोगों का शूट चला है और इसके अलावा मौसम कौन सा था, वेन्यूज कौन कौन से थे, शूट साइट्स कौन कौन से? अच्छा, ये हमने शूट किया था थर के एरिया में, वहाँ डिफरेंट डेजर्ट्स में किया था हमने शूट, और शूट हमने किया था अराउंड 30-35 डेज, और वहाँ पे सर्दियाँ थी। और बट ये था कि शाम को ज़्यादा सर्दी होती थी लेकिन सुबह के टाइम गर्मी ही थी। बट ये था क्योंकि ये लोग जो कि इनका तो कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि ये लोग बिल्कुल उनके ड्रेसेस वैसे हों, उनके कल्चरल ड्रेसेस। तो जो लड़कियां थी जिनके ड्रेसेस रहते थे, हमें लगता था पता कि सर्दियां हैं वहाँ पर। अच्छा, मुकद्दस बड़े हैरानी से इन दोनों की बातें सुन रही है। मुकद्दस मुझे ये बताइए कि जब आपने टाइटल सॉन्ग गाया है तो क्या लिखा भी आपने खुद ही है, और उसके अलावा ये भी कि इन दोनों की केमिस्ट्री को दिखाने के लिए, एक मैसेज कन्वे करने के लिए जो आपने बोल गाए हैं वो कैसे थे? सबसे पहले तो इस रानी कोट के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो मुबशर पब्बी हैं, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का ही म्यूज़िक है इस पूरे रानी कोट में जितना भी है। और यू नो आई हैव संग द चंक्स बैकग्राउंड्स में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट जब मुझे मुबशर भाई ने कॉल की फॉर दिस टाइटल सॉन्ग, तो कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सीन, द होल सीन, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट, तो ताकि आप उससे रिलेट कर सको। तो वो मुझे पूरा वो सीन फिजा का जहाँ पे वो काफी ऐसी सिचुएशन में बहुत इंटेंस सीन उसको बताया गया, और नरेट करने के बाद मुझे बहुत उसने एक फील दी। मैं चाहती हूँ कि वो फील आप अपने गाने के कुछ बोल की सूरत में हमें दें। वो इंटेंस मोमेंट कौन से थे? काफी इंटेंस है वो। एक बेबसी की हालत जिसमें आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, और जब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते तो आपके साथ क्या होता है। तो आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट, सॉरी, I just tried my level best to bring that feel in that song. So वो that's the main title song जो कि रानी। अच्छा, हमने कुछ restrictions की वजह से आपका वो song तो play नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप उसके कुछ 1-2 बोल गुनगुना दें, क्योंकि आपको पता है ना कुछ पॉलिसीज होती है नेटफ्लिक्स की भी, प्राइम की भी, तो बस उसी को फॉलो करते हुए। क्यों चुप मैं रहूं, क्यों सहती रहूं, तेरे बिन मैं हूँ क्या, ये बता तो जरा। मैं इज़्ज़त हूँ, मैं ज़ीनत भी, तेरे मेरे होने से रंगी वेरी नाइस। तो अभी क्या खुद को लगता है कि जो ये प्रोजेक्ट जब ऑन एयर होगा तो लोगों का रिस्पांस कैसा आएगा? डेफिनेटली इसमें मैं यही कहूँगा कि जितना भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि अमेज़न पे गया है। अमेज़न पे गया, ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमें एज अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस प्रोजेक्ट को जितना चाहे सपोर्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हर बंदा, हमें पता नहीं कहां से कॉल्स आ रही हैं, मतलब हमें कांग्रेस किया जा रहा है कि आप अमेज़न पे चले गए हैं। पाकिस्तान का तो प्रोजेक्ट जाता ही नहीं है, पहली बात। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट जाता ही नहीं है अमेज़न पे, तो ये हमारे लिए बड़ा एक्साइटिंग मूवमेंट है। उसके बाद फिर
पाकिस्तान की जितनी भी ऑडियंस है उसको देखना चाहिए। और क्योंकि वैसे भी सुनने में आता है, ऑडियंस अक्सर ऐसे कहती हैं कि हमारे यहाँ पे कंटेंट एक जैसा बनता है। हाँ, और बहुत प्यारी बात की आपने। इंटरनेशनली कभी हमारा कोई प्रोजेक्ट ऑन एयर होता नहीं है, तो वही दूसरे मुल्कों के प्रोजेक्ट देख देख के हम लोग भी। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में मूवीज ज्यादातर शादी की बन रही हैं, कॉमेडी बन रही है, या उन्हीं मूवीज को दोबारा से उसका नया सीक्वल आ जाता है, कोई एक नई स्टोरी नहीं आती है। तो ये मेरे ख्याल से इस नैरेटिव पे कोई बात करता नहीं है, इस नैरेटिव पे सच में कोई बात नहीं करता। वही ना, हमारे पुराने स्क्रिप्ट होते हैं, सास का बहू के साथ झगड़ा चल रहा है, या वो की ट्रायंगल है, लव स्टोरी है, बिल्कुल तो ये हमारे पाकिस्तान में चल ही रहा है सर। फिल्म देख लें, ड्रामा देख लें, उसमें यही चीज है। टाइम मेरे पास बड़ा कम है, वैसे बस एक दोनों से क्विकली कमेंट लेना है मैंने आपसे, और आपसे भी लेना है मुकद्दस। पाकिस्तानी ड्रामा करने की चाहत डेफिनेटली होगी। विलन ही करोगे? पॉजिटिव कैरेक्टर ही एज ए हीरो भी कर सकते ओके, हैं। और आप? डेफिनेटली। मुकद्दस किस टाइप के ओएसटी गाना पसंद करोगी, या किस राइटर के लिए गाना पसंद करोगी इन फ्यूचर? राइटर तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अगर इस वक्त नवीद नौशाद हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप जरूर गाएंगी। चले, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दें, और डेफिनेटली आप लोगों की कामयाबी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है कि हमारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम होगा आई गेस, और अमेजॉन, दोनों पर ही हो रहा है। ये अमेजॉन पे हो चुका हुआ है, अमेजॉन पर हो रहा है। अच्छा, वैसे अमेजॉन के पासवर्ड बड़े कम लोगों के पास होते हैं, तो जिन दोस्तों के पास है वो इस मौके को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि आप लोगों को बहुत अरसे के बाद एक अच्छा कंटेंट को मिलेगा, एक ऐसा सोशल कंटेंट है कि जिसके ऊपर बहुत से बच्चे थीसिस भी अपने कर चुके हैं। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगी कि जरूर देखिए, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा है तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगा है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, नियो पाकिस्तान। वेरी गुड लक टू शाहीन शाफिदी की, जिनकी ये पहली इंटरनेशनल सीरीज है एज कैप्टन। और इसी पर बात कर लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, क्या एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को आप? इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए एक नया इम्तिहान है शाहीन शाह अफरीदी कंपनी के लिए। अगर टीम सिलेक्शन की बात करें तो टीम सिलेक्शन भी आपको पता है कि थोड़ी सी मैं शायद था कि पाकिस्तान जो उनसे वो बाबर आजम और जो ओपनिंग प्लेयर उसको ना चेंज करे, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपका इस दफा नजर आ रहा है कि एग्रेसिवनेस आपकी टीम के अंदर नजर आ रही है। आपने साइम अयूब को ओपन लेके आए हैं रिजवान के साथ, उसके अलावा बाबर आजम के पास एक नया रोल इस वक्त मौजूद होगा वन डाउन का, क्योंकि बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम वो प्लेयर हैं जो कि पावर प्ले के अंदर ज्यादा स्कोरिंग करना जानते हैं इजीली, क्योंकि फील्ड इंटैक्ट होती है तो आपके पास जल्दी जन सा स्कोर का आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक 60-70 रन की पार्टनरशिप बन जाती है, फिर बाबर आजम को आना पड़ता है, तो फिर एक डिफरेंट रोल ऑफ मोड जो है उनको खेलना पड़ेगा, तो भी एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है। आजम खान पे बहुत ज्यादा आपको पता है इस वक्त ट्रस्ट जो है पाकिस्तान टीम ने दिखाया हुआ है कि ही कैन बी अ बिग फिनिशर, बिग हिटर फॉर पाकिस्तान, तो देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो इस दफा था कि फ़हीम अशरफ को खुदा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हाफिज किया, आमिर जमाल को आप लेके आए, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया कि वो कितनी दमखम रखते हैं। और उसके अलावा जो टॉप विकेट टेकर था आपका पाकिस्तान सुपर लीग का अब्बास अफरीदी, जिसको ना पाकिस्तान अंडर 19 ने पिक किया था ना पाकिस्तान ए के टूर पे वो था, उसको पाकिस्तान की कैप दी गई है और वो प्राइम फॉर्म के अंदर इस वक्त लड़का है। तो एक अच्छा आपको स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का आज नजर आएगा। सही, स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नजर आएंगी? देखिए, उसामा मीर को यहाँ डेब्यू करवाया जा रहा है जो T20 पर। एक उसामा मीर की अगर मैं रिसेंटली बात करूँ बिग बैश की जो खेल रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने खासा उनको टर्न भी मिल रहा था और बड़ी जबरदस्त उन लोगों ने बॉलिंग का मुजाहरा किया। पूरे जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं बिग बैश के अंदर, तो जबरदस्त एक इंटैक्ट है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो एक चैलेंजिंग पोजीशन ऐसा बॉलर की होती है जब आप ऑकलैंड के ग्राउंड में खेलते हो, वो आपकी बाउंड्रीज का होता है। बाउंड्रीज बहुत छोटी है वहां पर, तो एक चैलेंज होता है किसी भी बॉलर के लिए और इजीली बाउंड्री अचीव करना। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो कप्तान है, सब उनको बैकअप भी करें, लेकिन एक कहा ना कि उन पे एक एडेड प्रेशर इस सेंस में होगा कि पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारता हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो लंबी सीरीज थी, टेस्ट मैचेस था, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे बात चलती है ऐसा कप्तान की, यार मेरे पहली सीरीज है, मैंने इसके अंदर स्पार्क दिखाना है पाकिस्तान की तरफ से। न्यूजीलैंड के ऊपर एडेड भी प्रेशर होगा क्योंकि न्यूजीलैंड बांग्लादेश से सीरीज हारती हुई यहाँ पर आ रही है। तो दोनों टीम जोन से अगर मैं बात करूं तो ऑन द पेपर पाकिस्तान आपको ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी पाकिस्तान तगड़ी नजर आती है न्यूजीलैंड को, लेकिन कंडीशंस उनकी हैं, क्राउड उनका है, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ऑब्वियसली पाकिस्तान पे कोशिश करेगा कि एग्रेसिव जोन सी अप्रोच रखे।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। आप हमें इस वक्त सूरत हाल से जो थे वो कि अगर पाकिस्तान के लिए गए फैसले पाकिस्तान इस तरीके से इस्तेमाल करे तो उसके लिए हक में ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर इस पर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Should be standing here and speaking about it. I have to tell you, we bothered him so much during the course to get this expeditiously implemented in terms of the clearances and all that, and he provides a backbone to companies like this. So today, I think the launch of NCGC, a joint venture between Karandas and the Ministry of Finance, is a proud moment for all those engaged over the past couple of years or so in steering and getting this established up and running. Most of all, recognizing Karanda's leadership as well as all the members, because I've seen them working day and night for it. I think NCGCs, everybody has talked a lot about it. I'd like to sum up and mention what has been already mentioned, that NCGC would have the potential and power to catalyze transformation of the SME landscape in Pakistan by leveraging access to finance for the SMEs across the board, and basically by developing the architecture of mitigation mechanism. Let me make 6 points which will obviously overlap with a lot that has been said. This is a disadvantage coming as one of the last speakers, but I shall still talk about it given my passion. So first, we have to appreciate that NCGC will initiate and lay down an architecture that will help the SMEs address the initiate and lay down an architecture that will help the SMEs address the market challenges. What are these market challenges? SME sector faces skewed and inefficient allocation of finances, information asymmetries, systemic market risk, and concentration of SMEs in the informal sector poses an additional challenge. Credit to the private sector in Pakistan undoubtedly has grown from 7.9 trillion to almost 11.67 trillion over a period of September 2020 to September 2023. However, it has declined as a percentage of the total bank assets from 33% to 27% over the same period. Financial system ends up servicing fiscal demands or large corporates, leaving a tremendous investment gap in the market for other priority sectors such as SMEs and also agriculture sector. In wake of these challenges, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू आपने सुनी और अभी मैं बस यही कहूँगी कि वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुख्तसर रह गया है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन जाने से पहले पाकिस्तानी टीम और शाहीन शाह अफरीदी आपको बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि हमारी नेक तमन्नाएं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जिस तरीके से आपने PSL में परफॉर्म किया है, PSL के लास्ट सीजन में परफॉर्म किया और लाहौर कलंदर्स को आपने फातिहाना जो है वो अंजाम तक पहुँचाया, इसी तरीके से आप पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम को भी इस न्यूजीलैंड सीरीज में फातेह से हमकिनार करें। तो अपनी दुआओं में पाकिस्तानी टीम को याद रखें, मुझे याद रखें, न्यू पाकिस्तान की टीम को याद रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर को आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी और अनवार भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कैसे रहा उनका वीकेंड का एक्सपीरियंस। तो इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और सर्दी में एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफिज।